नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायुष सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, जो कि हर कैंडिडेट जो भी एग्जाम फॉर्म भरता है उसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में कौन आते हैं और क्रीमी लेयर में कौन आते हैं। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे और वो बेनिफिट आप कैसे अवेल कर सकते हैं। साथ में आपको कोई एडिशनल डिटेल मांगी जाए तो वो आप कैसे फिलअप करोगे। जैसे कि अभी रिसेंटली यूपीएससी एग्जाम की बात करें हम 2025 वाले की, तो वहां आपसे ओबीसी एनेक्जर की रिक्वायरमेंट की गई है कि आप ओबीसी एनेक्जर के कुछ स्पेसिफिक डिटेल फिलअप करें अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आज इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि आज हम इस पे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास ये क्या होगी। इसके बाद हम बात करेंगे क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएंगे और उसकी क्या क्या लिमिट रखी गई है। फैमिली मींस क्या होता है कि फैमिली कौन कौन माना जाएगा फैमिली में ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। साथ में इनकम लिमिट क्या होगी और उसके टाइप्स कौन कौन सी इनकम शामिल की जाएगी इसमें और कौन सी नहीं की जाएगी। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस एनेक्जर कैसे फिलअप करोगे आप। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। पेरेंट का प्रोफेशन है या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आईटीआर की अगर आपसे डिटेल मांगी है, इनकम डिटेल, तो वो आपको कैसे फिलअप करनी है। अगर आपके पास आईटीआर आपके पेरेंट्स फाइल करते हैं, या तो मदर या फादर, हो सकता है दोनों फाइल करें। और इन केस अगर आपके पास वो डिटेल नहीं है आईटीआर की कि हमारे पास आईटीआर हमने फाइल की है और लेकिन हमारे पास आईटीआर अवेलेबल नहीं है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आपसे पेरेंट्स की डिटेल मांगी जाए कि उनका पैन कार्ड बताएं और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अगर आपके पास दो केस हो सकते हैं, या तो आपका पास पैन कार्ड अवेलेबल होगा या फिर आपका पास पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसके आधार पर आपकी मेंशन कर दोगे डेट ऑफ बर्थ, और अगर नहीं है और आप चाहते हैं कि वो बनाना है तो आप इंस्टेंट पेन बना सकते हैं इनकम टैक्स की साइट से विद इन 1 आवर्स, और मैक्सिमम 1 डे में आपका पैन ई पैन जनरेट हो जाता है और वहां से आप अपना पैन नंबर निकाल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से भी डिटेल दे सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे कि यहां यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो इसमें मांगा गया है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं और उनका रोल नंबर भी बताएं, तो उसमें आपको क्या फिलअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आरक्षण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जनवरी कैसे रही, कैसे ये आया और कैसा इसका प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जब संविधान बना था उसमें कुछ आर्टिकल मेंशन किए गए थे कि आपको इस आधार पे आपको आरक्षण देना है और इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो उनमें से कुछ आर्टिकल हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 15। तो ये आपको बताता है कि स्टेट को ये स्पेशल प्रोविजन बना सकता है इन केस अगर एजुकेशन या फिर सोशल शिक्षा या फिर सामाजिक आधार पर अगर पिछड़े हुए हैं उनके लिए एससी एसटी इनके लिए।
तो यहां बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 15(4) में बताया गया है कि स्टेट को एक पावर दी गई कि वो एक स्पेशल प्रोविजन बना सकता है अगर उनको लगता है कि कुछ परसेंट सीट रिजर्व रखी जाए या उनको मौका दिया जाए। किस आधार पे? अगर वो एजुकेशन या फिर सोशल, सामाजिक या शिक्षा के आधार पर पिछड़े हुए हैं। आगे हम बात करेंगे कि इनको कैसे मापा जाता है, किस मेजरमेंट के हिसाब से इनको रखा जाता है। साथ में आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया कि उनको समानता के साथ समान अवसर भी दिए जाना चाहिए कि और उनके लिए क्या रखा जाए, सिविल पोस्ट में या फिर सर्विस में उनकी कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएं और उनके लिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया जाए अगर उनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है। तो क्या बोला गया कि रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है तो उनके लिए सीट रिजर्व रखी जा सकती है। किस आधार पे? कि सर या तो वो सोशल में या फिर वो एजुकेशनल में या फिर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं ओबीसी के बारे में और ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो यहां आर्टिकल नंबर 340 में अलग से मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 340 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट्स के पास पावर है कि वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है जो इन्वेस्टिगेट करे किसकी? जो बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड मतलब पिछड़े। किस आधार पर? या तो वो होंगे सोशल आधार पर या होंगे वो एजुकेशन पे, सोशली या फिर एजुकेशनली। अगर वो पिछड़े हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? एक कमीशन का गठन किया जा सकता है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये लोग सोशली या एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं और इनके लिए एक आयोग का गठन करा जाए और इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम किए जाएं। तो आर्टिकल नंबर 15(4) में बोला कि स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर एससी एसटी और ओबीसी। यहां ओबीसी का मतलब है कि सोशल या एजुकेशनली पिछड़े हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन कौन बना सकता है? स्टेट। और आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया है कि रिजर्व रख सकता है पोस्ट या सर्विसेज को फॉर ओबीसी अगर वो शिक्षा या सामाजिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। फिर आर्टिकल नंबर 340 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कंडीशन कि सोशली और एजुकेशनली क्या है बैकवर्ड क्लास की। तो बात करते हैं कमीशन की। तो आर्टिकल नंबर 340 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन बना सकता है जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए इन्वेस्टिगेट करेगा और उनकी कंडीशन देखेगा किस कंडीशन पे है। तो फर्स्ट कमीशन जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1953 में, 29 जनवरी 1953 का, जिसका नाम रखा गया था काका कालेलकर कमीशन। इसको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और इस जो कमीशन बना इसका अध्यक्ष था काका कालेलकर जो कि एक पत्रकार और साथ में समाज सुधारक थे। तो फर्स्ट कमीशन बना था 1953 में, 29 जनवरी 1953 को के कमीशन। शॉर्टकट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसका पूरा नाम है काका कालेलकर कमीशन। इसको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो इस कमीशन का अध्यक्ष रखता, कमीशन का यहां मतलब होता है आयोग हिंदी में, अध्यक्ष था काका कालेलकर
जो कि एक पत्रकार थे और समाज सुधारक। इन्होंने बोला कि जो सोशली, एजुकेशनली और एजुकेशनली पिछड़े हैं, उनको क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए। और ये करीब 6 साल तक चला। इसको हम 1955 भी आएगा कई बार। 6 साल तक चला, जिसको 1961 में रद्द कर दिया, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं था कि सोशली कौन पिछड़े हैं, एजुकेशनली कौन पिछड़े हैं। इस आधार पे और भी बहुत चीजें थी, तो ये ज्यादा दिन नहीं चला और ना ही ये फिर इंप्लीमेंट हुआ। इसके बाद फिर आगे तो फर्स्ट वाला कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड कमीशन बना 1979 में, मंडल कमीशन, जिसका दूसरा नाम हो सकता है SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो मंडल कमीशन का जो अध्यक्ष था वो थे BP मंडल, जो कि एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और जो 7th चीफ मिनिस्टर भी बने थे बिहार के। 30 दिनों तक ये CM रहे, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। अगर ये मंडल कमीशन की बात करें तो ये जनता पार्टी द्वारा गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट किया गया था, और जब PM थे मोरारजी देसाई, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कमीशन को बोला कि आइडेंटिफाई करो कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कौन सी है, और उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया जाए। तो जो मंडल कमीशन ने वो रिपोर्ट पेश करी थी 1980 में, और बताया कि भारत में करीब 3743 जातियां ऐसी हैं जो कि इनमें फॉल होती हैं, जो करीब देश की 52% जनसंख्या का रिप्रेजेंट करती है। और मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया कि इनको 27% आरक्षण दिया जाए। जॉब्स और एजुकेशन में। जॉब, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाए। किसको? पिछड़े वर्ग को। किसमें? अगर वो सोशली या एजुकेशनली अगर पिछड़े हैं तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। अब हम समझते हैं कि सोशली क्या होता है पिछड़ा, एजुकेशन में कौन सा पिछड़ा बन जाएगा, और आर्थिक में क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं सोशली। सामाजिक तौर पर पिछड़ा किनको माना जाता है? वैसी जाति या वर्ग जिन्हें अन्य जाति या वर्ग द्वारा पिछड़ा माना जाता है। दूसरा पॉइंट था कि वैसी जातियां जो आजीविका के लिए शारीरिक श्रम करते हैं। मतलब वो अपनी आजीविका के लिए उसके पास सोर्स का एक ही साधन है कि वो शारीरिक श्रम करेंगे, तब उनकी आजीविका चलेगी। इसी पर ही वो निर्भर है। तीसरा पॉइंट यहां पे है कि वैसी जातियां
जिनमें 17 वर्ष से कम की महिलाओं का विवाह किया जाता है, विवाह किया जाता है। अब 17 वर्ष की कम महिलाओं का विवाह किया जाता है। फीमेल की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण को इंग्लिश में बोलते हैं रूरल, 25% से अधिक है और शहरी इलाकों में 10% से अधिक है। किसका? राज्य का औसत, राज्य का औसत से। और फीमेल के बाद हम बात करते हैं मेल की। मेल के लिए ये लिमिट है ग्रामीण में 10% और शहरी में 5% से अधिक है। तो आई होप अब आपको ये सामाजिक पिछड़ापन समझ में आ गया होगा कि ऐसी जातियां जिनको अन्य जाति द्वारा पिछड़ा माना जाता है, आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पे निर्भर करते हैं, और अगर महिला या पुरुष जो 17 वर्ष से कम की में विवाह किया जाता है, ग्रामीण इलाकों में ये और शहरी इलाकों में 10%। नेक्स्ट बात करते हैं कि एजुकेशनली, शैक्षणिक आधार पर किसको पिछड़ा माना जाता है। एजुकेशनली पिछड़ा माना जाता है कि जिनकी स्कूल स्तर की शिक्षा इन कैटेगरी में आता है, ऐसी जातियां जिनके बच्चे स्कूल ही नहीं जाते और उनकी संख्या 25% से अधिक है। या स्कूल जाते हैं लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और उनकी संख्या कितनी है? 25% से कम या 25%, इक्वल टू या लेस देन 25%। सेकंड कंडीशन है स्कूल जाते हैं लेकिन मैट्रिक भी पास नहीं है, उनकी संख्या कितनी है? 25% से कम। तो उनको क्या माना जाएगा? शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा माना जाएगा। इनको ये रिजर्वेशन बेनिफिट दिए जाएंगे, इनको पिछड़ा मान। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक वाला। तो आर्थिक आधार पर पिछड़ा किसको माना जाएगा? फर्स्ट है कि पारिवारिक संपत्ति मूल्य 25% से कम है। दूसरा है कच्चे घर में रहते हैं 25% या 25% के बराबर। थर्ड है पानी के लिए आधा किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है 50% परिवारों को। अब ये जो परसेंटेज है वो किसके? राज्य के औसत से। इस आधार पर तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिछड़े कौन है, सोशली कौन है, शैक्षणिक कौन है और आर्थिक कौन है। तो इनको रिजर्वेशन, तो साल 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इसे लागू करने के लिए घोषणा की और अधिसूचना जारी कर दी। जिसका परिणाम यह हुआ कि देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध किया गया, प्रोटेस्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, तो साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, जो कि प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने बोला कि 10% ईडब्ल्यूएस के, मतलब आर्थिक पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है उस कैटेगरी में। तो इनके अलावा जो बचते हैं उनको 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जाएगा। तो इससे हुआ क्या
ये सारा मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में और चैलेंज किए गए, और यहां पिटीशन फाइल की गई थी। नाम सुना होगा आपने, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी, साहनी है या साहनी है, समथिंग ऐसा कुछ नाम है। कई जगह साहनी मिलता है, कई जगह साहनी, इस टाइप से। तो इन्होंने पिटीशन फाइल करी और इनको चैलेंज किया कि ये आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, और उसके पीछे अपने आर्ग्यूमेंट रखे, और ये फेमस केस लॉ बन गया। तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट रखे थे वो इस प्रकार है। तो इस केस में आर्ग्यूमेंट रखे थे पिटिशनर के कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। दूसरा बोला कि कास्ट बैकवर्डनेस का आधार नहीं हो सकता। साथ में इफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन वाज एट ए रिस्क, और आर्थिक आधार क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, इस आधार पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑर्डर पास किया गया था 16/9/1992 को कि कास्ट का बैकवर्डनेस क्राइटेरिया ओके है, सोशल और एजुकेशनली अगर पिछड़े हैं तो उनको मिलेगा। साथ में 50% सीलिंग लिमिट लगाएगी कि टोटल रिजर्वेशन SC ST OBC को 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, और क्रीमीलेयर है वो कवर नहीं होंगे इस बेनिफिट के लिए। और इसमें से हटाया गया कि इकोनॉमिकली आधार नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, तो इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा इस बेस पे। और ये बार बार चैलेंज हो गया था। इसके बाद अगेन 1999 में चैलेंज किया गया, फिर 2006 में चैलेंज किया गया था इस टाइप से, और इसमें नए नए अमेंडमेंट किए गए थे। तो जिनको लगता है कि EWS अभी आया है, जो कि नहीं पहले से ही आ गया था। अब बात करते हैं क्रीमीलेयर। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बैकवर्डनेस क्या होती है, सामाजिक तौर पे और शिक्षा के आधार पर कौन कौन से बैकवर्ड के क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। अब बात करते हैं कि क्रीमीलेयर जो कि बड़ा है, कि इसमें कौन कौन आते हैं और किनको इसमें शामिल किया जाता है और इनको बेनिफिट नहीं मिलागा। तो क्रीमीलेयर का हिंदी अगर हम बात करें तो क्रीमीलेयर मलाईदार परत, इसका एक शाब्दिक अर्थ है जो कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि उनको एडवांसमेंट है किसमें, या तो वो सोशली हैं, या फिर एजुकेशनली, या फिर इकोनॉमिकली, इस स्तर पे है कि उनको बैकवर्ड नहीं कहा जा सकता, उनको क्रीमीलेयर में रखा जाएगा। अब इसके लिए क्रीमीलेयर में कौन कौन आएगा, उसके लिए ओम इशू किया गया। ओएम का पूरा नाम है ऑफिस मेमोरेंडम। ये क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडम क्या एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, पॉलिसीज होती हैं, डिसीजन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, और इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के लिए। तो ये जो पेश किया गया था ओएम 1993 में किया गया था। इसको मैं आ जाए इसको देख लेते हैं। जैसे ही आप गूगल पे आओगे तो आपको यहाँ टाइप करना है ओबीसी ओएम, तो यहाँ आपको नीचे दिखेगा ये 3rd नंबर का ओएम 360/12/2293 एस्टेब्लिशमेंट ऑन डेटेड 8 सितंबर 1993 को।
ये ऑफिस मेमोरेंडम है, यहां मेंशन किया गया है नंबर 8 सितंबर 1993 को। यहां लिख रखा है सब्जेक्ट क्या है, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज नॉट कास्ट इन सिविल पोस्ट और सर्विस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां मेंशन किया गया है कि जो 1990 में और 1991 में जो एमपीएस किया गया था उनके रिगार्डिंग में रिजर्वेशन को लेकर, और नीचे आपको मेंशन देखने को मिलेगा कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा वैकेंसी में जो सिविल पोस्ट या सर्विस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कि ये सीट रिजर्व रखी जाएगी ओबीसी क्लास के लिए, और इसका डिटेल इंस्ट्रक्शन सेपरेटली उसी इशू किया जाएगा। साथ में अगर कोई कैंडिडेट है जो ओबीसी से बिलोंग करता है और उसने मेरिट के बेस पे ओपन कंपटीशन रखा है तो सेम स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जनरल कैंडिडेट एडजस्ट अगेंस्ट 27% रिजर्व कोटा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कोटा को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, तो यहां जो बताया गया है रूल बताए गए हैं कि आपको अगर ये रूल एप्लीकेबल है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां जो ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल्स वो एक्सक्लूजन के लिए किए गए हैं। मतलब इसका हुआ कि जो इसमें है वो एक्सक्लूड किए हैं, और शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि जो इसमें नहीं है वो इंक्लूजन है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। तो अगर आप ये समझ लेते हो कि एक्सक्लूजन में कौन कौन आएंगे तो बाकी जो बचे हैं ऑटोमेटिक नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं आपको, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर आप किसी संवैधानिक पोस्ट पर हैं तो आपके बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सन ऑफ अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट है या जज हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, चेयरमैन या फिर मेंबर हैं आप यूपीएससी के या फिर स्टेट पीएससी के, लाइक राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी, आप अगर इसमें मेंबर है तो आपको नहीं मिलेगा, या फिर कोई अदर पोस्ट लाइक सेम नेचर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो आपको क्रीमी लेयर माना जाएगा। सेकंड रखी गई है इसमें कंडीशन कि ग्रुप क्लास, यहां मैं क्लेरिफाई कर देता हूं, ग्रुप या फिर क्लास। ग्रुप की तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ए बी सी डी इस टाइप से होती है। तो यहां बोलोगे कि ऑफिसर हैं जो क्लास 1 के ऑल इंडिया सेंट्रल और या स्टेट सर्विस में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और या तो पेरेंट दोनों है या पेरेंट में से आइदर किसी कोई एक है, या पेरेंट यहां देखिए क्लास 1 पेरेंट या तो दोनों या फिर कोई एक, अगर दोनों हैं तो क्रीमी लेयर ऑटोमेटिक। क्लास 1 में अगर आप सर्विस हैं आइदर वन, कोई एक है अगर एक है तो पहले दोनों को समझ लेते हैं कि अगर दोनों है तो क्रीमी लेयर, और हो सकता है दोनों है और उनमें से कोई एक या तो परमानेंट इनकैपिटेशन हो जाए या फिर मृत्यु हो जाए तो उनको क्रीमी लेयर में माना जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड कि आइदर वन, पेरेंट में से कोई एक है और वो सफर करता है परमानेंट इनकैपिटेशन से या फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे पहले अगर उसने 5 साल या 5 साल से ज्यादा
तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिला है। क्या मिला है? एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिला है तो वो क्रीमी माना जाएगा। कौन सी कंडीशन है? 5 साल या अधिक। अगर इससे कम है, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 साल। इससे कम है तो वो नॉन क्रीमी मान जाएगा। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अब इसमें भी नॉन क्रिमिनल के लिए एक्सेप्शन दिया गया है। फर्स्ट वाला कि पेरेंट दोनों क्लास 1 के ऑफिसर हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में जो उनके बच्चे रहेंगे वो एनसीएल में कवर होंगे। अब यहां मृत्यु जरूरी नहीं है, इनकैपेसिटी भी हो सकता है। सफर फ्रॉम इनकैपेसिटी, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं। अगर परमानेंट है तो उनको नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इसमें बताया गया है कि कोई मैरिड वुमेन है जो क्लास 1 से शादी करती है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी के है, तो अगर वो खुद सेल्फ अप्लाई करना चाहे तो वो नॉन क्रिमिलियर में माना जाएगा। एक्सेप्शन क्लास 1 के लिए 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट वाला है कि पेरेंट दोनों या कोई एक अगर क्लास 1 का ऑफिसर है और वो सफर करता है इनकैपेसिटी परमानेंट से, या फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस केस में उसके जो सन या डॉटर हैं वो अवेल कर सकते हैं नॉन क्रिमिलियर का। दूसरी कंडीशन बताई गई है एक्सेप्शन में कि कोई लेडी है जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो मैरिड करती है किसी क्लास 1 ऑफिसर से, अगर वो खुद अप्लाई करना चाहे तो इस केस में वो नॉन क्रिमिलियर का अवेल कर सकती है और बेनिफिट ले सकती है। आई होप आपको क्लास 1 से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा इसमें कि कब क्रिमिलियर में आएगा और कब नॉन क्रिमिलियर में आएगा। क्लास सेकंड के लिए ग्रुप बी, अगर पेरेंट दोनों गवर्नमेंट सेकंड ऑफिसर हैं गवर्नमेंट में, या फिर माता पिता में से कोई एक है, अगर मान चलो पिता ही है और वो 40 साल से कम की एज में क्लास 1 का ऑफिसर बन जाता है। तीसरी कंडीशन है ये सेम फर्स्ट क्लास के में और सेकंड क्लास दोनों ऑफिसर के लिए कि अगर दोनों क्लास फर्स्ट या सेकंड का ऑफिसर हैं और सफर करते हैं परमानेंट कैपेसिटी इनकैपेसिटी से, या उनकी मृत्यु हो जाती है और एम्प्लॉयमेंट से बेनिफिट मिलता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 5 साल या अधिक का, तो वो क्रिमिलियर माने जाएंगे। इस केस में भी क्रिमिलियर माना जाएगा और इस केस में भी क्रिमिलियर माना जाएगा। नेक्स्ट क्लास बी में हो सकता है, क्लास बी का यहां हो सकता है कि माता और पिता दोनों हैं, हो सकता है इनमें से एक फर्स्ट का हो और एक सेकंड का हो। नेक्स्ट कंडीशन बताई गई है सर्विस में क्लास सेकंड के या ग्रुप बी, अगर माता पिता दोनों ही क्या है सर्विस में है, माता अगर फर्स्ट में है और पिता अगर सेकंड में है और पिता की डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाती है, तो भी वो नॉन क्रिमिलियर में आएंगे। अब यहां एक्सेप्शन दिया गया है, नॉन क्रिमिलियर इस केस में माने जाएंगे कि अगर पेरेंट दोनों सेकंड क्लास के ऑफिसर है और उनमें से कोई एक की मृत्यु हो जाती है या फिर सफर करते हैं परमानेंट इनकैपेसिटी से, या फिर दोनों की मृत्यु हो जाती है सफर करते हैं परमानेंट इनकैपेसिटी में। इन दोनों केस में जो बच्चे होंगे वो नॉन क्रिमिलियर का अवेल कर बेनिफिट ले सकते हैं। ये सेम कंडीशन पीएसयू, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी
इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, इन पर भी लागू होता है। कंपेयर या इक्विवेलेंट पोस्ट माना जाएगा तब। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट इसमें आर्म फोर्स का। आर्म फोर्स के लिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है कि चाहे वो एयरफोर्स में, मिलिट्री या पैरा मिलिट्री फोर्स किसी में हो, कर्नल या उससे अबव पद पे है तो वो क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनके बच्चों को ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां कंडीशन दी गई है प्रोवाइडेड दैट कि अगर वाइफ भी क्या है आर्म फोर्स में है और वो सेम पोजीशन लाइक कर्नल पहुंच जाती है तो अप्लाई होगा, अदरवाइज नॉन क्रीमी लेयर में रहेगा। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कर्नल लेवल से नीचे हैं तो उनको क्लब नहीं किया जाएगा। क्रीमी लेयर के लिए नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोफेशनल, 4 नंबर की। प्रोफेशनल अगर एंगेज करते हैं ट्रेड या इंडस्ट्री में तो उनको कैटेगरी 6 के आधार पर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर बनाया जाएगा। अब प्रोफेशनल कौन होते हैं उनके लिए ये ओएम में बताया गया है कि पर्सन इंगेज इन प्रोफेशन एज ए डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सर्जन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट प्रोफेशनल, मीडिया प्रोफेशनल और एनी अदर वोकेशन ऑफ लाइक स्टेटस। यहां वोकेशन का मतलब मैं क्लियर कर देता हूं। वोकेशन का मतलब आप काम सेम इनके हिसाब से करते हो लेकिन आपके पास एक डिग्री नहीं है। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं अकाउंटेंट, तो इसको वोकेशन में शामिल किया जाता है और प्रोफेशन के तौर पे इसकी इनकम मानी जाती है। अब यहां इनकम क्राइटेरिया रखा है तो अब हो सकता है कि माता पिता में से कोई एक प्रोफेशनल है और एक गवर्नमेंट सर्विस में है। फर्स्ट केस कि माता गवर्नमेंट में सेकंड क्लास ऑफिसर है या उससे कम है तो इनकम के लिए वाइफ की इनकम को शामिल किया जाएगा, इसमें हस्बैंड की इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। मतलब बेस क्या रहेगा, वाइफ की इनकम। और अगर यही हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है सेकंड क्लास या उससे कम में तो जो क्राइटेरिया रहेगा वो हस्बैंड की इनकम के बेस पर रहेगा, इसमें वाइफ की इनकम क्लब नहीं होगी। अब अगर ये इनकम निर्धारित लिमिट से कम होगी तो नॉन क्रीमी लेयर और ज्यादा है तो क्रीमी लेयर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी लाइक एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड क्योंकि स्टेट वाइज डिपेंड करता है तो इसको हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकम क्राइटेरिया, इनकम टेस्ट या वेल्थ टेस्ट, इसके आधार पर आपको क्रीमी लेयर कम माना जाएगा। अगर आपकी इनकम स्टार्टिंग जब ये 1993 में ओएम आया था तो स्टार्टिंग में रखी थी 1 लाख। अगर आपकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख या अधिक है तो आप क्या माना जाओगे, क्रीमी लेयर में। जिसको टाइम से टाइम बढ़ाते बढ़ाते 2004 में किया गया था 2,50,000, फिर 2008 में इसको बढ़ाकर कर दिया था 4,50,000, फिर 2013 में इसको बढ़ाकर कर दिया था 6 लाख, फिर 2014
15 में से बढ़ा के कर दिया था 8 लाख, और अभी प्रपोजल चल रहा है 12 लाख और 15 लाख। तो अभी जो कंडीशन है ये, अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है तो आप क्या माना जाओगे, क्रीमी लेयर में। अब यहां बात करते हैं इनकम, 2 पॉइंट आएंगे इसमें। इनकम, तो इनकम क्राइटेरिया पे यहां 2 पॉइंट है, एक तो फैमिली का और दूसरा टाइप्स ऑफ इनकम कौन सी शामिल किया। तो हमने कहा कि इनकम क्या, अगर 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा होगी तो आप क्रीमी लेयर माने जाओगे। अब इनकम में किसकी इनकम शामिल की जाएगी, या तो आपकी माता या फिर पिता या फिर दोनों की मिलकर अगर 8 लाख से इनकम ज्यादा हो जाती है तो आप क्रीमी लेयर में माने जाओगे। और टाइप्स ऑफ इनकम, कौन सी इनकम इसमें शामिल की जाएगी, आपकी कृषि इनकम और वेतन की इनकम इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब वेतन की शामिल क्यों नहीं किया जाएगा, मान के चलो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का था और उसने ग्रुप सी या डी की गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद उसकी वाइफ भी सेलेक्ट हो गई या हस्बैंड भी सेलेक्ट हो गया, तो दोनों की इनकम मैं मान के चलता हूं अगर 60-50 भी है, 60-60 या 50-50, रफली दोनों का आइडिया एवरेज 1 लाख रुपए से ज्यादा आएगी, जो कि साल का 12 लाख हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो उनके बच्चे को ये क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये वेतन को हटा दिया गया इसमें। इसके अलावा जो सोर्स होंगे, अगर उनसे 8 लाख है तो वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे। इसके अलावा कौन सी हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी बना रखी है उससे रेंटल इनकम आ रही है, इसके अलावा कोई अदर सोर्स से इनकम आ रही है। अदर सोर्स कैसे, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इस टाइप से कमीशन इनकम आ रही है या एनी अदर, इन इनकम को शामिल किया जाएगा। और अगर ये टोटल इनकम 8 लाख से ज्यादा होगी तो क्रीमी लेयर में माना जाएगा। किसकी शामिल होगी, माता पिता दोनों की शामिल होगी, खुद की शामिल नहीं होगी। सेल्फ, खुद की इनकम शामिल नहीं होगी चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। आई होप इनकम से रिलेटेड क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगर हम ब्रीफ में बात करें, इनकम 8 लाख से अधिक और 8 लाख किस केस में, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तब। गवर्नमेंट के लिए पद वाले बात करते हैं। अब यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉई ग्रुप सी या ग्रुप डी का है तो वो स्किप हो जाएगा, मतलब उन पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वेतन की इनकम और कृषि इनकम इसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो अब यहां आपका क्लियर होगा, ग्रुप डी और ग्रुप सी का इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, ग्रुप ए और बी को शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको पद देखा जाएगा ना कि इनकम देखी जाएगी। फैमिली में कौन आएंगे, पेरेंटल इनकम, मतलब माता पिता दोनों की इनकम आएगी, खुद की नहीं आएगी। सेल्फ इनकम को भी काउंट नहीं किया जाएगा। अब इनकम की बात करें, एक क्वेश्चन आ सकता है, सर कृषि इनकम एग्जम्प्ट होती है। इनकम के कई सोर्स हो सकते हैं जिनको 5 हेड में बांटा गया है। एक तो सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी बिजनेस या प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस टाइप से हेड होते हैं। और जो आपकी इनकम रहेगी वहां आपको सैलरी, एग्रीकल्चर
और अदर हेड इस टाइप से शो होंगे। तो जब आप इनकम की डिटेल फिल करोगे 3 पॉइंट मिलेंगे, सैलरी से इनकम, एग्रीकल्चर, अदर सोर्स। अब इसका मतलब हुआ सैलरी प्राइवेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी हो उसकी फीड करनी है। एग्रीकल्चर, यहां बहुत से होंगे, सर एग्रीकल्चर है हम जीरो कर दे क्या? तो आपको यहां देखना होगा जब आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो उसमें डेफिनेटली आपने इनकम मेंशन की होगी, मे बी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जैसा भी केस हो। तो अब वो किस बेस पे मेंशन करिए, आपके पास सैलरी की इनकम आती थी या एग्रीकल्चर इनकम थी या अदर सोर्स की, जिस बेस पे आपने ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाया उसी हेड में आपको ये इनकम फिल करनी है, जीरो नहीं करनी है। जीरो अगर आप करते हो तो इसमें ये लगेगा कि आपके पास कोई इनकम ही नहीं है और बिना इनकम के आप जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। एग्जेम्प्ट है, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और आपको इनकम सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनवाना होता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, अब सर ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर को। क्रीमीलेयर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, जस्ट अभी पहले डिस्कस किया था कि क्रीमीलेयर में कौन कौन आएंगे। उसके लिए 6 कंडीशन रखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, ग्रुप ए या ग्रुप बी के पोस्ट पे है, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं या प्रॉपर्टी है, और या इनकम आपकी 8 लाख रुपए से ज्यादा है एट प्रेजेंट वाली कंडीशन में। तो बेनिफिट लेने के लिए आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सर्टिफिकेट होगा कौन सा? ये 2 लेवल का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल की बात करें तो ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है और सेंट्रल की बात करें तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर ये एज रिलेक्शन में भी है। आंसर इज ओबीसी सर्टिफिकेट एज रिलेक्शन का भी सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर। सर कैसे पता चलेगा सेंटर का है या स्टेट का? सेंटर का होगा तो ऊपर उसमें मेंशन होगा स्टेट, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो वो हिंदी में होता है, उसमें जो डिटेल लिखी होंगी वो हिंदी में होंगी। और अगर सेंट्रल लेवल का बात करें तो वो डिटेल इंग्लिश में होंगी, और नीचे स्पेशल मेंशन किया होगा दिस इज सर्टिफाइड दैट हिज और हर नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ओएम नंबर दिस 1993, इस टाइप से मेंशन होगा। बेनिफिट क्या मिलेंगे? रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप, जॉब्स, एजुकेशन, प्रमोशन, इस टाइप से आपको बेनिफिट मिलेंगे। कुछ कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि सर सर्टिफिकेट ये बनेगा कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास, सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपके पास इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें फर्स्ट रहेगा आपका स्टेट का ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या रहेगा? ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, कौन सा? स्टेट का। तो सबसे पहले आपको स्टेट का बनवाना है। स्टेट का बनवाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मूल निवास होना चाहिए, कि मतलब आप कौन से स्टेट के मूल निवासी हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या रहेगा आपके पास? मूल निवास। उसके बाद
इस आधार पे आपका बनेगा स्टेट, ओबीसी, एनसीएल। इसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मार्कशीट, आपकी फोटो, और अगर राजस्थान की बात करें तो आपके पास जन आधार, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जो कि डिसाइड करता है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में हैं, कि अगर 8 लाख से कम है तो। अब सर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, सर 8 लाख ये कितने की लिमिट है, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की? तो ये लगातार 3 साल की लिमिट है, कि अगर आपके लगातार 3 साल तक 8 लाख से कम इनकम रहती है तो आप क्या हो गए, एनसीएल। और लगातार 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा होती तो क्या हो गए, क्रीमिलियर। आइए इसको एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल समझते हैं कि 3 ईयर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपके इस प्रकार है, 8 लाख है, सेकंड ईयर में 8 लाख है, थर्ड ईयर में 7 लाख है, तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। दूसरा केस लेते हैं कि 7 लाख है, एक साल में 9 लाख है, दूसरे अगले में 7 लाख है, तो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। तीसरा लेते हैं तीनों में 8 लाख से कम है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। चौथा केस लेते हैं अगर तीनों में 8 लाख से ज्यादा या 8 लाख है तो क्रीमिलियर। इस टाइप से आपका कैटेगरी डिसाइड हो गई कि आप क्रीमिलियर में है या फिर नॉन क्रीमिलियर में। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर फैमिली में कौन आएगा, इनकम कौन कौन सी शामिल होगी, और कितने साल का इनकम के बेस पे डिसाइड किया जाएगा, पिछले 3 साल लगातार। लगातार 3 साल के बेस पे, जैसे कि ये एग्जाम्पल लिए हैं इस बेस पे। अब 8 लाख लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, लेकिन अब यहां ध्यान रखें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हम इसमें फैमिली अलग है और इनकम के लिए पिछले साल का, बस पिछले 3 साल नहीं, पिछले 1 साल इस पे रखा गया है। साथ में कुछ और कंडीशन है, जैसे कि 1000, 200, 100 स्क्वायर फुट, घर, जमीन, प्लॉट इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों मैक्सिमम सबको पता रहती है, इस पे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि सर फैमिली में कौन आएगा और इनकम कैसे लेंगे। फैमिली की बात करें तो इसमें फैमिली इस टाइप से आएंगे कि मान चलो आप ये हैं, अब आपसे बराबर में 2 भाई बहन आपके, जो कि 18 से कम है। नीचे बात करें तो आपके सन या डॉटर, बराबर में आपके हस्बैंड वाइफ, जिसको स्पाउस के नाम से संबोधित करते, दोनों शामिल होते हैं। इसके आपके ऊपर आपके पेरेंट्स, मदर, फादर, ये सब क्या होते हैं, फैमिली में शामिल किया जाता है इन सबको। अगर इनकी इनकम 8 लाख से अधिक है पिछले 1 साल में, तो आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां निंजा टेक्निक कई तरह की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर का और स्टेट का कैसा है, ये स्टेट लेवल का होता है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। जैसे आप यहां देखोगे तो यहां लिख रहा है कि राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, यहां इसका नाम, फादर नेम, डिटेल, कार्ड नंबर, और नीचे जैसे आप आओगे तो यहां लिख रहा होगा क्रीमिलियर संपन्न वर्ग,
का नहीं है, मतलब नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। इस टाइप से आपका सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप नॉन क्रीमिलियर हो और इसमें ऐसा मेंशन होगा। इस टाइप से आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होगा। अगर राजस्थान की बात करें तो अब आपने देखना होगा कि स्टेट वाला सर्टिफिकेट ये सारी डिटेल हिंदी में मेंशन थी और सेंटर वाले में इंग्लिश मेंशन है। एक तो ये पहचान कर सकते हैं आप, और यहां स्टेट की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा आ रहा है। यहां साइड में सर्टिफिकेट के साइड में लिखा आएगा सेंट्रल, फिर नीचे लिखा आएगा दिस इज आल्सो सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग टू पर्सन सेक्शन क्रीमिलियर। यहां ये मेंशन होगा और आपकी कैटेगरी मेंशन होगी। इस टाइप्स के आपका ये सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट का होता है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म की। जैसा कि यूपीएससी फॉर्म में पूछा गया है 2025 में, जैसे आप पर्सनल डिटेल पाओगे तो आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी आप कौन सी कम्युनिटी से हैं। तो यहाँ आप ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी, एससी है तो एससी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वो सेलेक्ट करोगे। तो पहले हम ओबीसी की बात करेंगे, उसके बाद करेंगे हम ईडब्ल्यूएस की। तो ओबीसी यहां सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आप मेंशन करोगे कि क्या आप क्रीमिलियर में है या नहीं। अब आपको पता चल गया होगा क्रीमिलियर में कौन कौन सी कंडीशन होती है और साथ में आप किस बेनिफिट का अवेल नहीं कर सकता। तो अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में है तो यहां नो करना और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का, जैसा कि अभी हमने शो किया था कि स्टेट का अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है। जैसे आप यहां यस करोगे या नो करोगे, आप नो करने के बाद आपसे पूछेगा कि सर्टिफिकेट नंबर बताए, यस करने के बाद भी पूछेगा। तो हमें नॉन क्रीमिलियर का है तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल दोगे आप अपना सर्टिफिकेट से, या बाकी की डिटेल इस हिसाब से ऐड कर दोगे। और इसके बाद आप यहां मेंशन करोगे कि आपकी सेंट्रल लिस्ट में सीरियल नंबर क्या है, कास्ट का या ट्राइब कम्युनिटी का। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहां आपको मेंशन हो जाएगा अलग अलग स्टेट के हिसाब से। आप देख सकते हैं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करता है वो आप एंट्री डाल सकते हो। जैसे आप भरना होगा ओबीसी एनेक्जर, यहां आप रीड आउट कर लोगे। जैसे रीड आउट कर लोगे तो अब यहां पे आएगा सबसे पहला ऑप्शन है पैन नंबर। इससे रिलेटेड क्वेरी मैं सॉल्व कर देता हूं। बहुत से आएंगे सर हमारे पास तो फादर का या मदर का पैन कार्ड ही नहीं है, पैन कार्ड है तो मिल नहीं रहा है, या पैन कार्ड अप्लाई ही नहीं किया। तो देखो, तो अगर पैन कार्ड अप्लाई नहीं है तो आप नो करोगे और ये ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से हिसाब से डाल सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास पैन कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो जस्ट इंस्टेंट पैन अप्लाई कर सकते हो इनकम टैक्स की साइट से, और आपको 1 घंटे या 1 दिन के अंदर आपको पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। ई पैन, वहां से आप अपनी डिटेल यहाँ पैन कार्ड के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ फादर की और यहाँ आपके मदर की डिटेल डालोगे और यहाँ यस करोगे, यहाँ पैन नंबर मेंशन कर दोगे। आई होप यहाँ पे ही पैन वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि सर पैन कार्ड नहीं है तो क्या करना है और पैन कार्ड है तो कैसे, और अगर उसको करेक्शन करना है तो ऑनलाइन करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो और नहीं तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि प्रोफेशन। ये 2 कॉलम आएगा, एक तो फादर के लिए एक मदर के लिए, दोनों में सेम रहेगा। तो आप एक को ही समझ ले जिससे वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर किया गया है। पहले भी हमने वीडियो बनाई थी उसमें बिल्कुल ब्रीफली किया गया, तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसमें ये चीज गलत है ये चीज सही है। तो उसका जो चीज थी उसमें इंक्लूड करके और कंप्लीट गाइड करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं साथ में, जिससे आपको सपोर्ट मिले। तो जैसे ही आप यहां नो करोगे तो आपके सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे, आपको डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। नो कब करना है, जब अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो। जैसे आपको बोला गया कि अगर आपके फादर प्रोफेशन में नहीं है, जैसे हमने अभी पढ़ा था प्रोफेशन लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट, लॉयर, शॉपकीपर एक्सेट्रा, ऐसे नहीं है, तो अगर कोई अदर बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज है
लाइक डॉक्टर, चार्टेड अकाउंट, ग्रोसरी, शॉपकीपर, बिल्डर एक्सेट्रा, तो आपको वो नाम यहां मेंशन करना है और उसके बाद आपको आगे करना है। जैसे ही आप यस करोगे तो ये सारे कॉलम डिटेल के लिए ऑन हो जाएंगे। तो जिसको नो करना है उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको नो करते किस केस में करना है, जब आप लेबर वर्क हैं या कोई छोटी शॉप ओनर है जिसका कोई नॉमिनल है, आईटीआरबी फाइल नहीं करते, लाइक 2-3 लाख रुपए इनकम है साल की, उस टाइप से स्मॉल कैटेगरी, बिल्कुल जो स्मॉल में, लाइक जैसे कि एक परचूनी की दुकान या चाट पकौड़ी की दुकान, इस टाइप से है, तो आप यहां शॉप ओनर, शॉर्टकट स्मॉल शॉप ओनर, इस टाइप से आप टाइप करोगे, ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा, आपको डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। अब बड़ा इशू है कि सर यस करने हैं, उनको डिटेल डालनी है, तो वो क्या क्या डिटेल डालनी है। यस कर, जैसे ही आप यस करोगे तो ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे और आपको डिटेल डालनी होगी। जैसे आप यस करोगे तो इसका मतलब आप बता रहे हो कि इनमें से कोई है, या तो कोई प्रोफेशन है या गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सी या डी, क्योंकि ए और बी का नॉन क्रीमी में नहीं आते, तो वो तो आएंगे नहीं, इसमें कंसेप्ट ही खत्म हो गया। दूसरी बात है कि सी और डी का इसमें उसमें मेंशन नहीं किया गया है। जब हमने ओएम पढ़ा था उसमें सिर्फ ए और बी को डिफाइन किया गया था, सी और डी के बारे में नहीं गया। तो हम मान लेते हैं कि सी और डी को ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल में रखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उसमें मेंशन नहीं किया गया। तो यहां जैसे आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे तो फिर आपसे यहां से पूछा जाएगा, यहां जैसे आपने लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट, तो यहां आपसे पूछा जाएगा कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई ऑटोनॉमस बॉडी है या यूनिवर्सिटी है, इस टाइप से है। उसकी पोस्ट बताएं। पोस्ट के लिए ए बी सी डी इनमें से जो भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो बतानी है। अब सर पोस्ट के लिए आपको कंफ्यूजन होगा, सर पोस्ट कैसे पता चलेगी हमें, या तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उनको कौन सी पोस्ट पे हैं, या फिर स्पेशल इसके लिए ग्रेड पे या फिर मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई कि इस आधार पर आप पोस्ट को डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी पोस्ट पे है। चलिए उसको बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे ग्रुप ए टू डी एम्प्लॉय, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, आप उसको ऑन करना और यहाँ दिखेगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ए और बी की बात कर लेते हैं कि ए का बोला है कि वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, या तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या कोई फील्ड ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ग्रुप ए। और ऐसे ही ग्रुप बी कंस्टिट्यूट मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट में तो बी का रह जाएगा। ग्रुप सी के लिए पोस्ट परफॉर्म सुपरवाइजरी, सुपरवाइजर से या ऑपरेटिव टास्क या रेंडल क्लेरिकल असिस्टेंट है इन मिनिस्ट्री या एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको सी में। बाकी जो बचेंगे वो ग्रुप डी में जो रूटीन ड्यूटी करते हैं। साथ में इसका क्राइटेरिया रखा गया है सेंट्रल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल 1965 के, इसके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पे के जो पे होगा उसका उस आधार पे भी रख सकते हैं। जैसे मैक्सिमम ऑफ नॉट लेस देन 13,500, अगर किसी की पे जो 13,500 या अधिक है तो वो ए में आएगा। और यहीं अगर हम बात करें 9,000 से अधिक लेकिन 13,500 से कम तो उसको बी में रखा जाएगा, और 4,000 से अधिक लेकिन 9,000 से कम तो उसको ग्रुप सी में रखा जाएगा। बाकी जो रहेगा ग्रुप डी में रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं पे लेवल सी और डी का। सी की बात करें तो 4,000 से अधिक 9,000 से कम अगर पे है तो ग्रुप सी में, और किसी का पे लेवल 4,000 से कम है तो वो ग्रुप डी में, इस टाइप से आएगा। मैं यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए आपके पेरेंट्स से जरूर सजेस्ट कंसल्ट करें कि वो कौन से ग्रुप की पोस्ट में है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप यहाँ अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं या फिर, तो अपॉइंटमेंट का वो डालेंगे कि आप कौन से में, यहां पोस्ट का। अब हो सकता है किसी के पेरेंट ऐसे हो सकते हैं कि जिसका ग्रुप डिसाइड नहीं है इसमें ए बी या सी डी कौन से में है, तो उनके लिए
कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, गवर्नमेंट का ऑर्डर, नोटिफिकेशन या इक्वल कंपेयर पोस्ट अवेलेबल, इस टाइप से। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आपके फादर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए है, तो यस, अदरवाइज नो। सेम, अगर किसी के फादर की मृत्यु हो गई है तो उसकी डेट मेंशन करनी है यहां, या इनकैपेसिटी हो गई है तो उसकी डेट यहां मेंशन करनी है। इसके बाद हम जैसे नीचे आओगे तो यहां आपसे पूछेगा नेक्स्ट ऑप्शन कि फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर यस है तो यस करना, बाकी डिटेल देनी होगी कि वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, इस टाइप से है तो यस डिटेल देनी है, अदरवाइज नो करोगे तो ये डिटेल ऑफ हो जाएगी और आपसे डिटेल नहीं मांगी जाएगी। ऐसे ही फादर की डिटेल के लिए यहाँ आपसे मांगा जाएगा कि आर्म फोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्स में है तो यस, अदरवाइज नो, तो डिटेल नहीं मांगे जाएगा। सेम यहाँ पे ऐसा ही मदर की डिटेल मांगी जाएगी, प्रोफेशन की। अब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या तो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई एक एम्प्लॉई है। अगर एक है मदर या फादर में से तो उसकी डिटेल देनी है, मदर है तो मदर की डिटेल देनी है और फादर है तो फादर की डिटेल देनी है। कैसे, जहां यहां मेंशन है उसी टाइप का आपको यहां टाइप करना है। सेम, यस करने के बाद यहां सेलेक्ट करोगे गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। यहां आप एड्रेस बताओगे कि कौन से पीएसयू या ऑटोनॉमस बॉडी या यूनिवर्सिटी में है वो। इसके बाद आप पोस्ट बताओगे कौन से पोस्ट पर है वो, लाइक क्लर्क, इस टाइप से। यहां आप ग्रुप बताओगे A B C D जो भी है, इस टाइप से। A और B आएगा ही नहीं तो C और D, क्योंकि उनको ये मिलता ही नहीं है बेनिफिट, इस टाइप से C और D भरना है जो भी है इसमें से। इसके बाद नीचे आप सेम जो आपके फादर में डिटेल पूछी वही सेम यहां पूछी जाएगी। ये जस्ट सिंपल स्टेप है। आ जाएगा। अभी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी कि सर आईटीआर नहीं है तो डाउनलोड कैसे करनी है। दूसरा कैसे सर आईटीआर फाइल ही नहीं करते तो कैसे भरनी है डिटेल, तो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया होगा जो कि कंपलसरी है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना ही है। तो उसमें आपने मेंशन की होगी लाइक 1,50,000 कि आपने ये इनकम सर्टिफिकेट बनाई। अब ये जो इनकम आपने मेंशन की है, अब इनमें से हो सकता है आपके पास अलग अलग सोर्स के हो, सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो या फिर अदर सोर्स, जैसे हमने पहले बात करी थी इसी वीडियो में कि कैसे कैसे इनकम हो सकती है टैक्स पर्पज के लिए और इस क्राइटेरिया के लिए। तो जैसे आपने 1,50,000 बनाई, हो सकता है कि आपके पास ये जो 1,50,000 है वो सारी एग्रीकल्चर की इनकम हो, या हो सकता है सैलरी की इनकम हो, या अदर सोर्स की लाइक रेंट या कोई बिजनेस शॉप ओनर्स उस टाइप की इनकम हो आपके पास, ऐसे वाली इनकम की होगी। तो आपको जो कॉलम भरने हैं वो सारे इसी हिसाब से भरने हैं। 2023-24 का आपने सर्टिफिकेट बनवाएगा, इससे पहले का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा इस केस, तो आपको एस्टिमेट आप भर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाए या बन जाए तो आप बनवा सकते हैं, अदरवाइज आप एस्टिमेट डाल भी सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां आपने 23-24 में सर्टिफिकेट बनवाया है 1.5 लाख रुपए का और इससे पहले अगर एग्जैक्ट निकल के आए कि आपकी इनकम 15 लाख रुपए थी या 20 लाख रुपए थे, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, विद इन लिमिट ही होना चाहिए।
तो यहाँ जैसा सैलरी से है तो आप सैलरी में फिल करोगे, यहाँ ग्रॉस सैलरी डालना है या फिर नेट सैलरी डालना है। सैलरी का मतलब यहाँ पे ग्रॉस रखा गया है इनकम टैक्स पर्पज के लिए, वो अलग बात है, तो यहाँ आप ग्रॉस सैलरी डाल सकते हो। इसके लिए सैलरी के लिए हम इस पे आ जाते हैं, एक ये एनसीबीसी का की तरफ से एक साइट पे अवेलेबल मिलेगा आपको क्राइटेरिया। पेज नंबर 33 पे आ जाओगे तो यहाँ आप देखोगे जैसे कि पे लेवल बैंड इस टाइप से बता रखे कि एक क्लास सेकंड का सेक्शन का जो ऑफिसर है उसकी सैलरी मान के चलो इस टाइप से है, तो उसका 47,750 है, टोटल जो बन जाती है 73 लाख रुपए होती है उसकी सैलरी। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की सैलरी अगर सेम पोस्ट पे है तो उनकी सैलरी करीब 11,50,000 के करीब बन जाएगी, और 8 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ कौन सा लिया है, ग्रॉस टोटल के आधार पे आपको ग्रॉस सैलरी डाल सकते हो। इसके बाद है एग्रीकल्चर। सर इसमें जीरो कर दे क्या? अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है एग्रीकल्चर के बेस पे ही कि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है, तो आप जितना सर्टिफिकेट बनाया आप वही डाल सकते हो। जैसे अगर आपने 50,000 का बनवाया है तो आप 50,000 डालोगे, और ज्यादा का बनवाया तो ज्यादा का डालोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर टैक्स पर्पज वाला इनकम सोर्स है या फिर अदर? यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि दो ही कॉलम दिए, एक तो सैलरी वाली दूसरी एग्रीकल्चर, तो बाकी जो सोर्स ऑफ इनकम है जैसे कि रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, इसके अलावा कोई बिजनेस वगैरह है, तो उससे जो इनकम आएगी उसको आप इस कॉलम में एंटर करोगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि सर इसमें कैसे डालना है, इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे या फिर आईटीआर के बेस पर। नेक्स्ट है, क्या आपके फादर आईटीआर फाइल करते हैं? अगर हाँ तो यस करें, नहीं करते तो नो करना है। यस करोगे तो वो आपसे अपलोड करने की पूछेगा, क्या आपके फादर की आईटीआर अवेलेबल है अपलोड के लिए, तो यस और नो। अगर नो करोगे तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से क्या आप अंडरटेकिंग कर रहे हैं कि इंटरव्यू की डेट से पहले आप सबमिट कर दोगे या इंटरव्यू के टाइम पे आप सबमिट करोगे, उस हिसाब से आपको चूज करना है। और अगर आप फाइल ही नहीं करते तो दोनों में नो नो करोगे, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। सेम प्रोसेस आपके मदर के में पूछी जाएगी। अगर वो हाउसवाइफ है तो 0-0 कर सकते हो आप तीनों में। आईटीआर फाइल करते हो तो जितनी आईटीआर में है आप वही यस करोगे। प्राइवेट सेक्टर है मान के चलो, दोनों हस्बैंड वाइफ आपके मदर फादर, तो जैसे सैलरी की इनकम आ रही है उनकी 4 लाख, एग्रीकल्चर की इनकम नहीं है, अदर सोर्स की इनकम नहीं है, तो इस टाइप से ऐसे ही आपके मदर की भी आईटीआर भर फाइल करते हो, उनकी इनकम दिखा रखी है 2.5 लाख, तो ऐसे उनकी इनकम भी शो कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आईटीआर फाइल करता है या नहीं करता। सेम जो ऊपर अभी बात कर रहा था हमने, अगर फाइल करते हैं तो यस करना है और नहीं तो नो करना है। अपलोड करना आपके पास अवेलेबल है तो आप यस कर सकते हो, और नहीं है तो आप नो भी कर सकते हो। और कैसे डाउनलोड करने अगर आपके पास है तो उसके लिए जस्ट अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर आपने फाइल किया है तो आपसे पूछाएगा कि आप एक फाइल बनाओ पीडीएफ और उसमें मर्ज कर दो फादर और मदर की आईटीआर को, और उसका साइज 2 MB तक रहना, वो आपको अपलोड करनी है। इस टाइप से आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लोगे आपके, और उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके यहाँ आपको एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। आप व्यू कर सकते हैं सारी डिटेल जो आपने फिल करी है वो आप देख सकते हैं। जैसे आप चेक करें आराम से 10, 15, 20 मिनट जितनी लेनी है वो ले सकते हैं, उसको चेक करें कोई डिटेल गलत तो नहीं है। उसके बाद आप एग्री पे टिक करें। अगर आपको लगे गलत है तो आप चेंज कर सकते हो। अभी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद का जस्ट आपको सिंपल 2-3 स्टेप करने होंगे पूरे। आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, जो इससे पहले कि हमने वीडियो अपलोड की है वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है।
थैंक यू गाइस।